हेलो एवरीवन। अब सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 1, sketch a graph of EMF induced in an inductive coil against the rate of change of current. What is the significance of gradient? हमने बेसिकली एक ग्राफ बनाना है जी बिटवीन ईएमएफ ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल और अगेंस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और फिर हमने उस जो ग्राफ हम बनाएंगे उसमें जो ग्रेडियंट होगा उसका सिग्निफिकेंस हमने एक्सप्लेन करना है। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं जी। ग्राफ बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान है। हम जानते हैं कि किसी भी इंडक्टिव कॉइल में से जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मींस के लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जितना भी उसमें से वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो एक लिहाज से हमारे पास ईएमएफ और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि इसका इनका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अगर हम यहाँ से इसकी स्लोप पता करें, इस ग्राफ की किसी भी पॉइंट से हम स्लोप पता करें, वर्टिकल हमारे पास ईएमएफ हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास यही रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आएगा। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो पता करें, मींस के हम यहाँ पर उस ग्राफ की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा EMF ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, EMF ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सॉरी। तो अब ये जो ग्रेडियंट है हमारे पास ये हमें फेमिलियर है। अगर ये जो मैंने इक्वेशन पहले लिखी है इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें, इक्वल टू का साइन लेकर आए, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते थे जिसको हम एल सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे हम। ठीक है जी, सेल्फ इंडक्टेंस। अब यही इक्वेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो हमने स्लोप फाइंड की है बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। अगर हम स्लोप की जगह एल लिख दें तो हमारे पास आएगा ईएमएफ ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इट मींस कि ये जो ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का ग्राफ है इसका जो ग्रेडियंट है उससे हमें उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पता लग सकती है। तो ये हमारे पास इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस है जी। ठीक है जी। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, करंट एंड वोल्टेज provided by an AC generator are sometimes negative, sometimes positive. Why for an AC generator connected to a resistor power can never be negative? हमारे पास अल्टरनेटिंग जो सिग्नल होता है ना जी उसमें कुछ हाफ पोर्शन जो होता है वो पॉजिटिव साइकिल कंसिडर किया जाता है और नेक्स्ट हाफ जो पार्ट होता है उसका हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो करंट और वोल्टेज जो होते हैं ये हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होते हैं, इसीलिए इनको अल्टरनेटिंग भी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जब हम जनरेटर को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो पावर डिलीवर हो रही होती है वो नेगेटिव नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब अगर हम यहाँ पर ये ग्राफ देखें ना जी, हमारे पास ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज के लिए, ये जो ग्राफ है ये करंट के लिए, ये दोनों ग्राफ अल्टरनेटिंग है। मींस हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव सिग्नल है। यहाँ पर इसी तरह ये करंट है और ये हमारे पास वोल्टेज है। करंट की मैग्नीट्यूड इसलिए थोड़ा सा कम है क्योंकि वो रेजिस्टेंस में से गुजर के जा रहा है, तो दैट्स वाई। अगर हम यहाँ सर्किट बनाएं तो हमारे पास ये एसी सोर्स, ये हमने यहाँ पर रेजिस्टर लगा दिया। एसी सोर्स मीन वो जनरेटर है जिसकी हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा उस वोल्टेज के जो कि हमने अप्लाई की हुई होगी यहाँ से। अब हाफ साइकिल के लिए ये वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का बिहेवियर होगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये इस तरह का बिहेवियर होगा इसका।
अच्छा, अब जी देखिए, हम पावर हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू आई वी के बराबर है, यानी कि करंट और वोल्टेज। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखें ना, तो करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर आप देखें, हमारे पास करंट नेगेटिव एंड सिमिलरली वोल्टेज भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव अगेन आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। दैट्स वाई कि हम कहते हैं कि जो पूरे कंप्लीट साइकिल में जो पावर होती है वो हमारे पास पॉजिटिव रहती है, वो नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है जी, तो ये आप सारी इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है जी हमारे पास कि एक्सप्लेन यूजिंग sketch graphs why the frequency of variation of power of an AC generator is twice as that of current and voltage। इस फिगर को अगर हम देखें ना जी, तो हमारे पास ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के साइकिल्स हैं, जितना इनका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो पावर के हमारे पास दो रिपल्स जनरेट हो रहे हैं, बेसिकली दो साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए सेकंड जो होते हैं ना हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी को कॉरिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो एक ही साइकिल के अंदर वोल्टेज और करंट का एक एक साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी साइकिल के अंदर पावर के हमारे पास दो रिपल्स जनरेट हो रहे हैं, दो साइकिल जनरेट हो रहे हैं। सो इसको मैथमेटिकली भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम आई आर एम एस और वी आर एम एस की वैल्यूज आई एम ओवर स्क्वायर रूट टू वी एम ओवर स्क्वायर रूट टू लगाएं। स्क्वायर रूट टू कंप्लीट टू बन जाएगा जी, स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा दें पावर के साथ, तो वील गेट 2 ऑफ पावर इज इक्वल्स टू आई एम मल्टीप्लाइड बाय वी एम। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं मैथमेटिकली भी कि जो वोल्टेज और करंट के कंपैरिजन में पावर होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है एक साइकिल, एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है जी। Question number 3. What determines the gradient of a graph of inductive reactance against the frequency? तो अगर हम ये ग्राफ देखें ना जी, एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमारे पास है, और जो फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स की, उन दोनों के दरमियान ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर हम इसकी स्लोप फाइंड करें तो हमें एक्स एल ओवर एफ मिलेगा। अब सिमिलरली अगर हम ये रिलेशन फॉलो करें, क्योंकि हमें पता है एक्स एल जो है वो 2 पाई एफ एल के बराबर होता है, और फ्रॉम स्लोप ऑफ ग्राफ हम ये देख रहे हैं कि एक्स एल ओवर एफ जो है वो उस स्ट्रेट लाइन की हमें स्लोप बता रहा है, मीन्स ग्रेडियंट बता रहा है। तो हम यहाँ पर अगर एक्स एल की वैल्यू पुट कर दें उस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 2 पाई एल। और अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसी इक्वेशन में जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, कि यहाँ से हम इस ग्रेडियंट से, यानी कि मैं 2 पाई को भी अगर इस साइड पे ले आऊँ, तो एक्स ओवर एल, सॉरी एफ इज इक्वल्स टू एल, तो यहाँ से हम उस कॉइल की इंडक्टेंस पता कर सकते हैं जी। अगर हमें ग्रेडियंट पता हो, या ग्रेडियंट हम पता कर सकते हो, तो हम उस कॉइल की इंडक्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। तो इंडक्टर का रिलेशन हम जानते हैं कि एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, और ओमेगा की जगह फिर हम 2 पाई एफ एल यूज कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो हम एफ की जगह 2 एफ पुट करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली जो रिएक्टेंस है वो डबल हो जाएगी, तो एक्स प्राइम जो है वो 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर हम बेशक सबस्क्रिप्ट में एल लिख देते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर में जो रिलेशन है वो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। अगेन ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ यूज करेंगे, तो हम यहाँ रिलेशन बन जाएगा 1/2 पाई एफ सी। फिर से फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, तो इस बारी हमारे पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की, वो बेसिकली हाफ हो जाएगी उसकी इनिशियल वैल्यू के। ठीक है जी।
Question number 5. If the peak value of sine wave is 1000 volts, what is the effective value? इफेक्टिव वैल्यू बेसिकली हुई वी आर एम एस की बात हो रही है जी। तो हम वी आर एम एस का फार्मूला हमें पता है, वी एम मैक्सिमम वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट टू। तो हम वी एम की वैल्यू हमें 1000 वोल्ट पता है, इसको हम रिलेशन में पुट करते हैं और कैलकुलेट करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 707 वोल्ट मिलेगा। यानी कि जो उसकी आर एम एस वैल्यू है वो 707 वोल्ट होगी और उसमें जो पीक वोल्टेज होगी वो 1000 वोल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, शो दैट रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो हमने ये शो करना है जी कि जो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस हैं वो ओहम में मेजर की जाती हैं। तो फॉर इंडक्टर हम लिखेंगे एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ये वैल्यू हमें पता है जी इसकी। अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन ए की आई एम से मल्टीप्लाई भी कर दें और आई एम से डिवाइड भी कर दें। अब ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में आई एम ओमेगा एल है ना जी, ये वी एम के बराबर है। तो ये आप वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें मिलेगा एक्स एल इज इक्वल्स टू वी एम ओवर आई एम। अब V वोल्टेज को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है तो वोल्ट ओवर एम्पियर। तो एक्सएल के जो यूनिट्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे जी ओम। ठीक है जी, वोल्ट ओवर जो एम्पियर है ये हमें ओम प्रोवाइड करते हैं। एंड सेम लाइक हम कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं जी, उसका रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन है हमारे पास एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। आप दोनों साइड्स के ऊपर सॉरी राइट हैंड साइड के ऊपर आप वी एम से मल्टीप्लाई और वी एम से आप डिवाइड करवा दें। अब ये जो वी एम ओमेगा सी है ना जी, ये आई एम के बराबर मैक्सिमम करंट के बराबर होता है। तो एक्स सी विल कम आउट टू बी वी एम ओवर आई एम। अब ये फिर से वही बात हो गई कि वोल्ट ओवर एम्पियर दैट इज अगेन इक्वल्स टू ओम्स। तो ये हमने देखा है जी कि एक्स सी और एक्स एल के जो यूनिट्स हैं वो ओम्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी? सो आंसर इज electrocardiogram works on the detection of smallest electrical changes in our skin. It is an instrument that picks up the electric currents produced by the heart muscle during a cardiac cycle of contraction and relaxation. During heartbeat, a small voltage difference can be recorded with the help of electrodes placed on various parts of the body. The collected information about the heart condition are printed on a paper in the form of a wave curve. बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जी जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव करता है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे हार्ट मसल्स की वजह से, मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से। अच्छा, अब वो सिग्नल रिसीव करने के बाद वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उन सिग्नल्स में जो डिफरेंस होता है वो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये जनरेट करता है। ठीक है जी, हमने लिखा है ना, ड्यूरिंग हार्ट बीट ए स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे होते हैं, तो वो जो डिफरेंट सिग्नल्स रिसीव कर रहे होते हैं वो हम फिर क्या करते हैं जी, मींस के विद द हेल्प ऑफ मशीन the collected information about the heart condition are printed on a paper in the form of a wave curve. So that is how electrocardiogram